हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जो कहानी सुनाने जा रही हूँ, ये कहानी है सौतेली माँ और सौतेले भाई की। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं आज की ये कहानी। कुछ समय पहले की बात है। एक संजना नाम की लड़की अपनी सौतेली माँ यामिनी और अपने सौतेले भाई विकी के साथ रहती थी। यामिनी एक बहुत ही मतलबी औरत थी। वो अपने बेटे विकी की देखभाल बहुत अच्छे से करती थी। वहीं दूसरी तरफ संजना पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देती थी और उससे पूरे दिन नौकरानी की तरह घर का सारा काम करवाती थी और खाने के लिए उसे बचा कुचा खाना दे दिया करती थी। इसी तरह एक दिन संजना किचन में सफाई कर रही थी कि तभी पानी में फिसलकर संजना गिर जाती है और उसको बहुत जोर से चोट लग जाती है। जब उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है तो डॉक्टर बोलते हैं कि सुनिए, संजना का पैर खराब हो गया है और अब वो अपने पैरों पर कभी चल नहीं पाएगी। उसके बाद से संजना लंगड़ी हो जाती है, लेकिन उसके लंगड़े हो जाने के बाद भी उसका सौतेला भाई उससे काम करवाता था। उन दोनों को संजना पर जरा सा भी तरस नहीं आता था। सुन संजना, जल्दी से ये मेरी सुंदर सी शर्ट प्रेस कर, मुझे आज शाम को एक पार्टी में जाना है। भैया, मैं बहुत थक गई हूँ भैया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अभी मैं खाना खा रही हूँ भैया, खाना खाने के बाद प्रेस कर दूंगी। मुझे कुछ नहीं पता, समझी? मुझे अभी के अभी शर्ट चाहिए। खाना छोड़ और प्रेस कर। इतना कहकर विकी संजना के खाने की थाली उससे छीन लेता है। बेचारी संजना मायूस होकर शर्ट प्रेस करने लग जाती है। आयरन ज्यादा गर्म होने की वजह से विकी की शर्ट जल जाती है। ये देखकर संजना बहुत परेशान हो जाती है। हे भगवान, ये शर्ट तो जल गई। अगर विकी भैया को ये शर्ट नहीं मिली तो वो मेरी जान ही निकाल देंगे। मैं जल्दी से बाजार जाकर ऐसे ही एक नई शर्ट ले आती हूँ। जैसे ही संजना विकी के लिए नई शर्ट खरीदने के लिए जाती है, तभी संजना को कुछ लड़के दिखाई देते हैं। अरे संजना, कहाँ जा रही हो तुम? विकी भैया की शर्ट प्रेस करते वक्त मुझसे जल गई है। मैं वैसी ही एक शर्ट बाजार से लेने जा रही हूँ, लेकिन मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। वैसी की वैसी शर्ट मुझे कहाँ मिलेगी? क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? हाँ, क्यों नहीं। वो शर्ट तो दुकान पर मिलती है। थोड़ी दूर चलने के बाद तुम्हें वो दुकान भी मिल जाएगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया भैया। उसके पास संजना थोड़ा आगे बढ़ती है। थोड़ी ही दूरी पर संजना कीचड़ में गिर जाती है। ये देखकर वो लड़के जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। अपना मजाक उड़ता देखकर संजना को बहुत तकलीफ होती है और वो धीरे धीरे उस कीचड़ से बाहर आ जाती है और अपने घर पर वापस आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ विकी अपनी शर्ट को जला हुआ पाकर बहुत ही गुस्सा हो जाता है और संजना के घर आने का इंतजार करने लगता है। घर आने पर वो संजना की खूब पिटाई करता है और उसको खरी खोटी सुनाता है। अगर आज के बाद तूने मेरी कोई भी शर्ट जलाई तो मैं तेरी जान ले लूंगा। जितनी तेरी औकात है उससे महंगी शर्ट थी वो। विकी की ये बातें सुनकर संजना दुखी होकर अपने कमरे में चली जाती है और कमरे में बैठकर जोर जोर से रोने लग जाती है। हे भगवान, मुझे ये कैसी जिंदगी मिली है जहाँ मेरा कोई भी अपना नहीं। ये दोनों माँ बेटा मुझे कितना परेशान करते हैं। जब देखो मुझे बिना बात के कुछ न कुछ सुनाते ही रहते हैं, मेरी पिटाई भी करते हैं। अब क्या होगा मेरा? क्या पूरी जिंदगी मैं इन्हीं लोगों से मार खाती रहूंगी? इसी तरह से काफी दिन और बीत जाते हैं। सुन संजना, आज मेरा मीठे मीठे फल खाने का मन हो रहा है। जल्दी उठ और जंगल से फल लेकर आ। भैया, आपको तो पता है ना कि मैं लंगड़ी हूँ। मुझे इतनी दूर जंगल जाने में बहुत कष्ट होगा और आप मुझे वहाँ क्यों भेज रही हैं भैया? वहाँ तो खतरनाक जानवर रहते हैं। अगर किसी जानवर ने मुझ पर हमला कर दिया
तो मैं तो भाग भी नहीं पाऊंगी भैया। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर कोई जंगली जानवर तुझे मार कर खा जाएगा तो मुझे तुझसे छुटकारा मिलेगा और उस जानवर का पेट भी भर जाएगा। मैं आपकी बहन हूँ भैया, आप मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचते हो? अरे पागल, तू मेरी बहन नहीं, सौतेली बहन है। अगर तुझे इस घर में रहना है तो मेरी बात माननी ही होगी। अब बातें बंद कर और जल्दी से मेरे लिए फल लेकर आ। संजना बेचारी भाई की बात मानकर जंगल की ओर निकल पड़ती है, लेकिन जैसे ही वो जंगल में पहुंचती है उसे रास्ते में ही एक जादूगरनी दिखाई देती है। जादूगरनी संजना को देखते ही मन बहुत खुश हो जाती है और बोलती है, अरे वाह, इतने दिनों बाद कोई इंसान इस जंगल में आया है। अब तो मैं इसे मार कर इसकी बलि चढ़ाऊंगी। नहीं नहीं, मुझे मत मारो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाने दो। वो जादूगरनी संजना की बातों में बिल्कुल नहीं आती और संजना को पकड़कर अपने जादुई जंगल में ले जाती है। पास के जंगल में रहने वाली लीना परी ये सारी चीजें देख रही थी। वो तुरंत ही अपनी जादुई छड़ी घुमाती है और उस जादूगरनी को रस्सी से बांध देती है और उसकी सारी जादुई शक्तियाँ उससे छीन लेती हैं। परी, तूने मेरी सारी शक्तियाँ मुझसे छीन ली है। आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अभी तो मैंने सिर्फ तुम्हारी शक्तियाँ छीनी है, इससे पहले कि मैं तुम्हें खत्म कर दूं, चली जाओ यहाँ से। परी को गुस्से में देखकर जादूगरनी वहाँ से डरकर भाग जाती है। फिर परी संजना को अपने साथ अपने परीलोक ले जाती है। परीलोक में चारों ओर बहुत सुंदर नजारा था और बहुत सारे फूल खिले हुए थे। वहाँ पर बगीचों में ढेर सारे हीरे मोती नजर आ रहे थे। परी अपनी जादुई शक्तियों से संजना के दोनों पैर ठीक कर देती है। ये देखकर संजना की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता। अरे, ये तो कमाल हो गया, अब मैं ठीक से चल सकती हूँ। मेरा पैर ठीक हो गया है, अब मैं ठीक से चलूंगी। परी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया परी जी। मैं सब जानती हूँ संजना कि तुम्हारी सौतेली माँ और भाई तुम्हारे ऊपर कितना जुल्म करते हैं, लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करो। मैं तुम्हें एक जादुई हीरा देना चाहती हूँ। इसकी वजह से तुम्हें बहुत सारी शक्तियाँ मिलेंगी और अब तुम्हारा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसी हीरे से तुम अपनी माँ और अपने भाई को सबक भी सिखा सकती हो। परी की ये बातें सुनकर संजना बहुत खुश हो जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी। उसके बाद संजना हवा में उड़कर अपने घर वापस चली आती है। संजना अपनी जादुई शक्तियों से बहुत सारे सुंदर सुंदर ड्रेस प्रकट करती है। तभी उसके पास उसकी सौतेली माँ और भाई आ जाते हैं। संजना, तुम्हारे पास इतने सुंदर सुंदर कपड़े कहाँ से आए और तुम्हारा पैर कैसे ठीक हो गया? एक अच्छी परी ने मेरा पैर ठीक कर दिया भैया, और मुझे बहुत सारी जादुई शक्तियाँ भी दी हैं और अब मैं अच्छी तरह चल सकती हूँ। अगर तुम दोनों ने मुझे परेशान करने की कोशिश की या मुझ पर अत्याचार करने की कोशिश की तो तुम्हारे साथ भी बहुत गलत हो सकता है। अरे, अचानक से इतनी अकड़ कहाँ से आ गई तुझमें? लगता है तेरी अकड़ ठिकाने लगानी पड़ेगी। अरे माँ, बिल्कुल सही बोल रही हैं आप। अब कुछ ज्यादा ही नखरे दिखा रही है। चलो, इसके सारे नखरे निकाल देते हैं आज। इसके बाद दोनों माँ बेटा मिलकर संजना को पीटने लग जाते हैं, लेकिन तभी संजना अपनी जादुई शक्तियों से दोनों माँ बेटों को बिजली के झटके देती है। अरे, मर गई। ये संजना तो बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो गई है। अरे, मुझे माफ कर दे बेटी, मैं आगे से तेरे साथ कभी भी गलत नहीं करूँगी। इतने दिनों से तुम दोनों ने मेरे ऊपर बहुत अत्याचार किए। मैं तुम दोनों को कभी माफ नहीं करूँगी और ना ही तुम दोनों को अपने साथ इस घर में रखूंगी। घर में क्या, तुम तो इस गांव में भी रहने लायक नहीं हो। निकल जाओ यहाँ से। बेटा, हमें अपने साथ रहने दे, हमें मत निकाल बेटा,
हम कहाँ जाएंगे तेरे बिना? तू तो मेरी बेटी है ना? क्या तू अपनी माँ के साथ ऐसा करेगी? लेकिन इस बार संजना अपनी माँ और भाई की एक नहीं सुनती। अरे वाह, अभी अचानक से माँ की ममता मेरे ऊपर कहाँ से आ गई? अब तक तो तुम दोनों माँ बेटों ने मुझे नौकरानी समझकर रखा था ना? बंद करो ये अपना दिखावा और चले जाओ यहाँ से। नहीं नहीं बहन, हमें माफ कर दो। बहन, हमें माफ कर दो। दोनों माँ बेटा शर्मिंदा होते हुए गांव से बहुत दूर चले जाते हैं और संजना परी से मिली हुई जादुई शक्तियों के साथ गरीब लोगों की मदद में लग जाती है और बहुत ही खुशी खुशी रहने लग जाती है। बहुत समय पहले की बात है। सोनपुर नाम के एक गांव में कल्याणी देवी अपनी पोती सिंड्रेला के साथ रहती थी। सिंड्रेला जब सिर्फ 6 महीने की थी तभी उसके माता पिता की मृत्यु हो गई थी। माता पिता की मृत्यु के बाद कल्याणी देवी ही उसकी माँ और पिता दोनों थी। कल्याणी देवी अपनी पोती सिंड्रेला पर जान छिड़कती थी और सिंड्रेला भी अपनी दादी माँ से बहुत प्यार करती थी। बचपन से ही सिंड्रेला दिखने में बहुत खूबसूरत थी। बालों का रंग सुनहरा, रंग गोरा और आंखें तो बिल्कुल झील की तरह थी। घर चलाने के लिए और अपनी पोती का पेट पालने के लिए कल्याणी देवी लोगों के घरों में झाड़ू पोछा लगाने का काम किया करती थी। अब सिंड्रेला बड़ी हो चुकी थी, इसलिए कल्याणी देवी को उसकी शादी की चिंता सताने लगी थी। वो अक्सर मन में एक ही बात सोचा करती थी, पोती जवान हो गई है, उसकी शादी की उम्र निकली जा रही है, पता नहीं उसकी शादी मैं कब करवा पाऊंगी। गरीबी के कारण कोई शादी के लिए हाँ ही नहीं करता है। हे माता रानी, मेरी बच्ची के लिए कोई पढ़ा लिखा और समझदार लड़का भेज दो, उसकी अच्छे घर में शादी करवा दो भगवान। तभी वहाँ पर सिंड्रेला आती है और अपनी दादी माँ से कहती है, दादी माँ, आपको पता है हमारे पड़ोस वाली प्रिया है ना, अगले महीने उसकी शादी होने वाली है। अभी तो वो मुझसे भी छोटी है और उसके घर वाले उसकी शादी करवा रहे हैं। मुझे तो बहुत हंसी आ रही है। बेटी, हर माँ बाप यही सोचते हैं कि वो अपने बच्चों के लिए एक अच्छा जीवन साथी ढूंढे ताकि बच्चे जिंदगी भर खुश रह सके। दादी माँ, क्या लड़कियों को शादी करना जरूरी होता है? उन्हें क्यों माँ बाप को छोड़कर दूसरे घर जाना पड़ता है? बेटी, ये तो दुनिया का दस्तूर है, इसे कोई नहीं बदल सकता। देखना, मैं भी तेरे लिए एक राजकुमार जैसा लड़का ढूंढूंगी। लेकिन दादी माँ, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे शादी वादी नहीं करनी है। चुप कर, ऐसी बातें नहीं करते। लड़कियों को शादी करके दूसरे घर जाना ही पड़ता है बेटी। मुझसे शादी वादी की बात मत किया करो दादी माँ। इतना कहकर सिंड्रेला घर के अंदर चली जाती है और खाना खाकर सो जाती है। सिंड्रेला को सोता हुआ देख कल्याणी देवी सोचती है, कितनी मासूम है मेरी बच्ची, इसको दुनियादारी के बारे में तो कुछ भी नहीं पता है। हे माता रानी, कोई तो रास्ता दिखाओ, मेरी बच्ची के लिए कोई राजकुमार को भेज दो माता रानी। इतना कहकर कल्याणी देवी भी सो जाती है। फिर अगले ही दिन शहर से एक करण नाम का लड़का गांव घूमने आता है। करण शहर में पला बढ़ा 25 साल का एक नौजवान लड़का था। वो दिखने में भी बहुत खूबसूरत था, साथ ही दिल का भी बहुत अच्छा था। उसने हमेशा से शहर की भीड़ भाड़ वाली जिंदगी ही देखी थी, इसलिए गांव की सुंदरता और शांति देखने आया था। वो जैसे ही गांव में आता है, उसे सबसे पहले कल्याणी देवी दिखती हैं। वो कल्याणी देवी से कहता है, नमस्ते दादी माँ। खुश रहो बेटा, कौन हो तुम? मैंने तो तुम्हें नहीं पहचाना। दादी माँ, मैं गांव घूमने आया हूँ, मैं शहर से आया हूँ। मैंने सुना था गांव बहुत खूबसूरत होता है, इसीलिए गांव घूमने आया हूँ।
मुझे आपकी एक मदद चाहिए। कैसी मदद बेटा? मैं यहाँ किसी को नहीं जानता। क्या आप मेरे रहने और खाने का इंतजाम करवा सकती हैं? ये लो, कैसी बात कर दी तुमने। तुम तो हमारे मेहमान हो और मेहमान भगवान समान होता है। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। हमारे घर में वैसे भी मैं और मेरी पोती ही रहते हैं। तुम कुछ दिन रहोगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा बेटा। कल्याणी देवी करण को अपने घर लाती है। घर आते ही करण की नजर सिंड्रेला पर पड़ती है। वो सिंड्रेला को देखते रह जाता है। फिर कल्याणी देवी कहती है, बेटा ये मेरी पोती है। इसका नाम सिंड्रेला है। ये 22 साल की हो गई है, लेकिन दिमाग बिल्कुल बच्चों जैसा है। हर वक्त शरारत करते रहती है। अगर इसने तुम्हारे साथ कोई शरारत की तो बुरा मत मानना बेटा। अरे नहीं नहीं दादी माँ, मैं तो चाहता ही हूँ कि ये मेरे साथ शरारत करे। क्या कहा तुमने बेटा? अरे कुछ नहीं दादी माँ। चलिए आप मुझे मेरा कमरा दिखा दीजिए। कल्याणी देवी करण को एक रूम दे देती हैं और उसे खाट पर बिठाकर मिट्टी के कुल्हड़ में चाय देती हैं। क्या यहाँ सभी मिट्टी के बर्तन में चाय पीते हैं? तभी सिंड्रेला जवाब देती है, हाँ जी, और हाँ, यहाँ खाना चूल्हे पर बनाया जाता है और ज्यादा से ज्यादा प्रकृति की चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। शहर की तरह यहाँ पर मॉडर्न चीजों का इस्तेमाल नहीं करते। बस इसीलिए तो मुझे गांव बहुत पसंद है। इसी तरह करण कल्याणी देवी के घर में ही रहने लगता है और सिंड्रेला उसे पूरा गांव घुमाती है। करण को सिंड्रेला का साथ बहुत अच्छा लगता है। कहीं न कहीं सिंड्रेला को भी करण का साथ बहुत अच्छा लगने लगता है। मन ही मन वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे, लेकिन दोनों में से किसी में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो अपने प्यार का इजहार कर सकें। इसी तरह काफी समय बीत गया और करण की छुट्टियां खत्म हो गयी। सिंड्रेला, अब मुझे वापस शहर जाना होगा। गांव में इतने दिन कैसे बीत गए मुझे पता ही नहीं चला। मुझे जब भी समय मिलेगा मैं गांव आता रहूंगा। तुम मुझे मिस करोगी ना? हाँ, क्यों नहीं। तुम मेरे इतने अच्छे दोस्त बन गए हो। ऐसा कहकर सिंड्रेला थोड़ी उदास हो जाती है। करण कल्याणी देवी के पैर छूता है और सिंड्रेला को दुखी मन से देखते हुए वहाँ से चला जाता है। करण के जाने के बाद सिंड्रेला शांत शांत रहने लगी थी। पहले वाली चंचल सिंड्रेला अब शांत रहा करती थी। एक दिन कल्याणी देवी सिंड्रेला से कहती है, क्या बात है मेरी बच्ची, तुम बदल कैसे गई? मेरी वो वाली सिंड्रेला कहाँ है जो हर वक्त शरारत करते रहती थी, बदमाशियाँ किया करती थी? दादी माँ, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। मैं भी बदल गई हूँ। इतना कहकर सिंड्रेला वहाँ से उठकर चली जाती है। एक दिन कल्याणी देवी के घर एक लेटर आता है। सिंड्रेला बेटी, जरा इसे पढ़ना तो। पता नहीं हमें किसने चिट्ठी भेजी है। सिंड्रेला लेटर पढ़ती है। वो लेटर करण का था। उसमें लिखा था कि अगले सोमवार को करण उन लोगों से मिलने आ रहा है। सिंड्रेला ये बात अपनी दादी माँ को बताती है। अब तो सिंड्रेला की खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। वो बहुत खुश थी। फिर सोमवार को करण उन लोगों से मिलने आता है। दोनों एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं। इस बार वो दोनों अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। सिंड्रेला, ये 1 महीना मैंने तुम्हारे बगैर कैसे गुजारा है ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। अब तुम मुझे छोड़कर कभी नहीं जाओगे ना? मुझे जाना तो पड़ेगा, लेकिन तुम चिंता मत करो। इस बार मैं जब भी आऊँगा सीधा बारात लेकर आऊँगा। सिंड्रेला बहुत खुश हो जाती है। फिर कुछ दिन रहकर
करण वापस चला जाता है। दूसरी तरफ कल्याणी देवी को सिंड्रेला और करण के प्यार के बारे में कुछ नहीं पता था। इस बात से अनजान वो सिंड्रेला के लिए एक अच्छा रिश्ता ढूंढ रही थी। गांव के सरपंच का बेटा सिंड्रेला की खूबसूरती का दीवाना था। उसको सिंड्रेला से प्यार नहीं था, सिर्फ उसकी खूबसूरती से प्यार था। इसलिए वो कल्याणी देवी से सिंड्रेला का हाथ मांगता है। कल्याणी देवी तो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। अरे वाह, मेरी पोती के लिए सरपंच के बेटे का रिश्ता आया है। मेरे लिए इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मैं अभी ये खुशी की बात सिंड्रेला को बता कर आती हूँ। कल्याणी देवी सिंड्रेला के पास जाती है और उसे सारी बात बताती है। सारी बात जानकर सिंड्रेला के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो सरपंच के बेटे को अच्छे से जानती थी। नहीं दादी माँ, मैं सरपंच के बेटे से शादी नहीं करूँगी। वो बिल्कुल अच्छा लड़का नहीं है। हमारे स्कूल के बाहर वो लड़कियों को छेड़ता था। कल्याणी देवी को लगता है कि सिंड्रेला शादी नहीं करना चाहती, इसलिए वो ऐसा बोल रही है। तुम पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे दिमाग में जो आ रहा है तुम बके जा रही हो। तुम्हारी शादी सरपंच के बेटे से ही होगी और अगले हफ्ते ही होगी। इतना कहकर कल्याणी देवी चली जाती है। सिंड्रेला को कुछ समझ में नहीं आता कि अब वो क्या करे। वो करण को चिट्ठी लिखती है। उस चिट्ठी में सिंड्रेला सब कुछ लिखती है और उसे डाकघर में दे आती है। जब उसकी चिट्ठी करण तक पहुंचती है तो करण भी परेशान हो जाता है और बिना समय गवाए तुरंत गांव पहुंच जाता है और सिंड्रेला से कहता है, सिंड्रेला, मुझे लगता है हमें दादी माँ को सब कुछ बता देना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं दादी माँ कुछ गलत न समझ जाएं। करण, मैं सरपंच के बेटे से शादी नहीं कर सकती। तुम चिंता मत करो सिंड्रेला, हम दादी माँ को समझाएंगे और मुझे यकीन है वो हमारी बातों पर जरूर यकीन करेंगी। करण सरपंच के बेटे पर नजर रखने लगता है और उसकी सारी बुरी आदतों को अपने मोबाइल के कैमरे में सबूत इकट्ठा करता है और सारे प्रूफ के साथ कल्याणी देवी से बात करने जाता है। दादी माँ, मैं आपसे बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ। मैं और सिंड्रेला एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। सिंड्रेला सरपंच के बेटे से शादी नहीं करना चाहती। क्या कहा तुमने? अरे तुम दोनों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या? अगर सरपंच जी को ये बात पता चली तो वो तुम दोनों को गोली मार देंगे। फिर करण उन्हें सरपंच के बेटे की सारी करतूत अपने मोबाइल में दिखाता है। कल्याणी देवी ये देखने के बाद, बेटा, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। सरपंच जी बहुत खतरनाक हैं। अगर उन्हें इन सब के बारे में कुछ पता चला तो वो हम तीनों को गोली मार देंगे। हम तीनों यहाँ से भाग जाएंगे दादी, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। उसी रात करण, कल्याणी देवी और सिंड्रेला अपना सामान बांधकर भागने लगते हैं। लेकिन तभी सरपंच के कुछ आदमी उन्हें देख लेते हैं और उन्हें पकड़ लेते हैं और एक कमरे में कैद कर देते हैं। हम तो और ज्यादा फंस गए। कल सुबह तक सरपंच को सब कुछ पता चल जाएगा और वो हम तीनों को मार डालेगा। हे माता रानी, अब आप ही हमारी मदद कीजिए। मैं अपनी पोती को गलत हाथ में नहीं जाने दे सकती। मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानती थी, इसलिए मैंने उससे शादी के लिए हाँ की थी। माता रानी, मेरी बच्ची को बचा लीजिए, उसके प्यार को बचा लीजिए। तभी वहाँ पर एक तेज रोशनी होती है और एक जादुई गाउन प्रकट होता है। तभी उस गाउन से आवाज आती है, कल्याणी देवी, तुम चिंता मत करो। तुमने हमेशा माता रानी की पूजा की है। मुझे माता रानी ने ही भेजा है। मैं तुम तीनों को कुछ नहीं होने दूंगी। सिंड्रेला, तुम मुझे पहन लो। उसके बाद तुम एक जादुई लड़की में बदल जाओगी। फिर तुम जो चाहोगी, जैसा चाहोगी, वैसा ही होगा।
फिर सिंड्रेला उस गाउन को पहन लेती है। गाउन के पहनते ही उसे एक शक्ति का एहसास होता है और वो कहती है, मैं चाहती हूँ हम तीनों यहाँ से बाहर निकल जाएं। सिंड्रेला के इतना कहते ही वो लोग उस कैद से बाहर निकल जाते हैं और सरपंच का खतरा उन पर से टल जाता है। फिर वो तीनों जादुई गाउन की मदद से सही सलामत शहर पहुँच जाते हैं। दादी माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समझा। बेटा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानती हूँ। तुम मेरी पोती को बहुत खुश रखोगे। जीवन भर मेरी पोती का साथ देना बेटा। हाँ दादी माँ। उसके बाद कल्याणी देवी करण और सिंड्रेला की शादी करवा देती हैं। फिर वो तीनों शहर में ही अपना जीवन हंसी खुशी गुजारने लगते हैं।